साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों बेसिकली हम कोई ना कोई काम करते हैं जिसमें अगला हमारे ऊपर ये आरोप लगा सकता है कि भाई आपने हमारा डाटा चोरी कर लिया। कई लोग होते हैं वो लगाते हैं आरोप कि डाटा चोरी हो गया हमारा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने हमारा स्क्रिप्ट चोरी कर लिया। और अमूमन जो है हम पर आरोप गढ़ दिए जाते हैं ट्रेडमार्क वायलेशंस के या कॉपीराइट वायलेशंस के या सेक्शन 420 आईपीसी के। क्लियर है बात ये। पर साथियों एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप किसी का आर्टिस्टिक वर्क चोरी करोगे या आर्टिस्टिक वर्क की कॉपी करोगे तो ये वायलेशन कॉपीराइट का है, ट्रेडमार्क का नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके विरुद्ध ट्रेडमार्क कानून में एफआईआर कट भी गई है गलत तरीके से तो आप इस पॉइंट पर उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉपीराइट एक्ट के जो वायलेशंस हैं उसमें धारा 63 का वायलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आरोप ये होता है कई बार पक्षकार का कि भाई आपने हमारा जो स्क्रिप्ट है या जो हमारा कंटेंट है उसको चुराया है, उसका हूबहू स्क्रिप्ट जो है तैयार कर लिया है। साथियों बेसिकली आज केस मुझ पे हो जाए, आप पे हो जाए, किसी और पे हो जाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर साथियों क्या पता है आपको कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन तक पर कॉपीराइट वायलेशन के मामले दर्ज हो रहते हैं। एक रिसेंट मामला जो है सामने आया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से। इंपॉर्टेंट जजमेंट है 30/1/2025 का और इसमें बड़ी राहत दी है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यश राज फिल्म्स लिमिटेड को। साथियों इस मामले में क्या था कि एक एफआईआर जो है दर्ज हो गई और अगर हम पे एफआईआर दर्ज हो रही है और अगर इन पे एफआईआर दर्ज हो गई तो सिर्फ अंतर इतना सा है कि हम लड़ नहीं पाते हैं, ये लोग लड़ लेते हैं और उनके पास कानूनी बिंदु होते हैं। तो वो कानूनी बिंदु क्या है जिससे ये लड़ते हैं, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं आज के अध्याय में। तो इस मामले में क्या हुआ कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो बनाया गया यशराज फिल्म्स को और सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट में यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई और साथ में 420 आईपीसी को जोड़ दिया गया। बेसिकली आरोप ये था कंसर्न परिवादी का कि हमारे केस में कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है। उसका आर्गूमेंट ये था कि जो फिल्म बनाई है कंसर्न यशराज फिल्म ने, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमारी जो कंसर्न फिल्म है उससे मैच खाती है। इस मामले में क्या हुआ था कि एक फिल्म जो है उसका निर्माण किया था यशराज फिल्म्स ने, उसका नाम था शमशेरा और जो कंसर्न फिल्म थी परिवादी की उसका नाम था कबूना छाड़ू खेत। तो इसकी जो स्क्रिप्ट थी उसका हूबहू इन्होंने कॉपी कर लिया और इस तरह से कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, आर्टिस्टिक वर्क को जो है चोरी कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो है चीटिंग भी की गई है। तो कुल मिला के ग्रेव केस को जो है पेश करने का प्रयास किया गया और ये शो करने का प्रयास किया परिवादी ने कि हमारे साथ एक बड़ा क्राइम हुआ है। साथियों इस मामले में जो ये कंसेंट पिटिशनर थे यशराज फिल्म, ये घबराए नहीं। इन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे कोर्ट के सामने जिस कारण उनको जो है स्टे की रेमेडी ग्रांट हुई। साथियों सबसे पहले इन्होंने प्लान किया क्वेश्चन के लिए। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जहां पर एलिगेशन एब्सर्ड है, एलिगेशन जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, केवल मात्र आपको हैरान परेशान करने की नीयत से दर्ज कराए गए हैं, तो वहां पर उन्हें रद्द कराने के लिए आप क्वेश्चन की रेमेडी ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की रेमेडी लेते समय हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। कई बार हमारे एडवोकेट्स भी कहते हैं कि आप क्वेश्चन लगा दो, ऐसा ना करें। क्वेश्चन को लगाना है सबसे पहले एफआईआर को पढ़ें, एफआईआर में एलिगेशंस क्या है उसको पढ़ें, उसकी क्वालिटी क्या है उसको पढ़ें, उस पर डिफेंस ब्रीफ रेडी करें, प्रॉपर रिव्यू करें, उसके बाद एक प्रॉपर पिटिशन को रेडी करें। साथियों आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जोर दिया है ड्राफ्टिंग के पॉइंट पर या ड्राफ्टिंग के पर्सपेक्टिव पर। उनका कहना है कि ड्राफ्टिंग में वो सारी बातें लिखे हैं जिसके आधार पर आप अपना जो सबमिशंस हैं वो इफेक्टिवली पुटअप कर सकें। उदाहरण के लिए अगर कोई आरोप है और उस पर आपका प्रॉपर खंडन है और उस खंडन के साक्ष्य हैं, उस पर कोई लॉ पॉइंट है, तो उसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो कोर्ट ने भी एम्फेसाइज किया है कि ड्राफ्टिंग मस्ट बी एप्रोप्रिएट और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जितना अच्छा ड्राफ्टिंग होगा उतना ही अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस कोर्ट में रहते हैं। अब हमारा ड्राफ्टिंग ही प्रॉपर नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, ड्राफ्टिंग जो है हमारा कन्फ्यूजिंग है, तो वहाँ पर नुकसान जो है हमें ही खाना पड़ता है, भले ही केस हमारा कितना ही अच्छा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कंसेंट जो पिटिशनर है उन्होंने ये रखी कि इस मामले में जो कंसेंट कंप्लेनेंट है उसने प्रोसेस का अब्यूज़ किया है। अब साथियों प्रोसेस का अब्यूज़ क्या होता है, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है। प्रोसेस का अब्यूज़ एक स्थिति है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है जो इन फोर्स है डेफिनेटली कंसेंट जो पिटिशनर है उसके राइट्स को अफेक्ट कर रही है। उदाहरण के लिए इस केस में एक सिविल सूट भी जो है फाइल किया था परिवादी ने, उसमें उसे कहा था कि मुझे स्टे दिया जाए और कंसेंट फिल्म के फर्दर रिलीज पर जो है रोक लगाई जाए। पर कंसेंट सिविल कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया और यह कहा कि हमने कंसेंट स्क्रिप्ट्स का जो है मिलान किया, कंसेंट वीडियो को देखा और हमने ये देखा कि किसी भी रूप में एक फिल्म की स्क्रिप्ट दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट से मैच नहीं होती है और जो प्रॉपर जो अलाइनमेंट है वो स्थिति जो है हमें दिखाई नहीं देती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं कानून की भाषा में स्क्रिप्ट नॉन अलाइनमेंट, कि एक केस की स्क्रिप्ट और दूसरे केस की स्क्रिप्ट को मिला के देखा गया तो प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रही है। जब तक अलाइन ही नहीं हो रही है तो कैसे कहा जा सकता है कि ये स्क्रिप्ट जो है आपस में सिमिलर है या आर्टिस्टिक वर्क का जो है यहाँ पर उल्लंघन किया गया है।
साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई सिविल सूट के अंदर, उस महत्वपूर्ण तथ्य को इन्होंने छुपा लिया, बट उस महत्वपूर्ण तथ्य को डिफेंस जो है कोर्ट के सामने लेकर आया। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिविल सूट जो है फाइल करना ही पड़ेगा परिवादी को। वो फाइल करता है तो मरा, फाइल नहीं करता है तो मरा। क्योंकि अगर फाइल नहीं करा तो आप ये आर्गूमेंट रेस कर सकते हैं कि अगर आपने सिविल सूट फाइल नहीं करा तो इसका मतलब आप जो वैल्यूबल राइट्स आपके हैं उस पर कोई रेमेडी चाहते नहीं है। क्योंकि सिविल सूट का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, इनरिपेरेबल लॉस हो जाएगा अगर नहीं रोका गया तो। मेरे पक्ष में जो है प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जब आप खुद ही ये मांग के चल रहे हो कि हमारे सिविल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, देन हाउ यू कुड से कि यहाँ पर आपराधिक मामला बनता है। और अगर दर्ज कर दिया सिविल सूट और अगर सफलता नहीं मिली तो हमारा परिवादी, तो कुल मिला के परिवादी के लिए इधर खाई है और इधर कुआं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस का, इसको भी जो है आप ध्यान में रखिएगा कि सिविल सूट फाइल हुआ है तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी और फाइल नहीं हुआ है तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी। इनका कहना यह है कि जो स्क्रिप्ट का मिलान हुआ उसमें कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, ये कॉन्स्टेंट सिविल कोड का जो है फाइंडिंग भी है, और अल्टीमेटली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होती है आपस के अंदर, तो इसका हमें बेनिफिट दिया जाए। इनका कहना है कि जो भी एलिगेशंस हैं कंसर्न एफआईआर में बिल्कुल सिमिलर है विद द सिविल सूट, और सिविल सूट में जो है इनको रेमेडी नहीं मिली है, इवन उनको स्टे तक नहीं मिला है। जब इनको रेमेडी ही नहीं मिली है प्राथमिक लेवल के ऊपर तो ऐसी स्थिति में एफआईआर जो है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। इनका ये भी कहना है कि हमारे केस में 420 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है और धारा 63 कॉपीराइट का जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 63 कॉपीराइट एक्ट का जो बेसिस है वो है नोइंगली इन्फ्रिंग करना। अगर नोइंगली इन्फ्रिंगमेंट नहीं है, आपको स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, वो किसी तथ्य से सिमिलर होता है, इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट। ऐसे तथ्य रिकॉर्ड पे होने चाहिए कि आपने हूबहू जो है कॉपी कर लिया। ऐसे फैक्ट रिकॉर्ड पे होने चाहिए कि आपने लोगों के माइंड को भ्रमित कर दिया कि लोग उस स्क्रिप्ट को देखकर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये होता है केस ऑफ नोइंग इन्फ्रिंगमेंट का। अगर नोइंग इन्फ्रिंगमेंट नहीं है तो धारा 63 कॉपीराइट एक्ट का एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके अलावा अगर हम 420 आईपीसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो वी हैव टू शो दैट कि चीटिंग हुई है और इंड्यूसमेंट हुआ है और इसके कॉन्सिक्वेंस में किसी को हमने कंपेल किया है टू पार्ट विद एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी प्रॉपर्टी दैट में बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जब तक ये फैक्ट भी नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में 420 आईपीसी जो है मेड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लगाई गई थी उसमें जो स्टे एप्लीकेशन थी उसमें कोर्ट ने जो है इनको राहत प्रदान करी है फिलहाल अभी। तो साथियों, जब भी हमारे विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज हो, सेक्शन 420 आईपीसी का मामला दर्ज हो, तो वहाँ बिल्कुल ना घबराएं। आप एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, इन मामलों में अधिकतम कारावास 7 साल का है। तो वहाँ पर 41A सीआरपीसी इम्पेरेटिव है। अगर नए कानून की बात करें, धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS इम्पेरेटिव है, तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो बिल्कुल टेंस फ्री रहो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन मामलों में अगर FIR है तुरंत जो है आप इसकी कॉपी लीजिए। ये कॉपी आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो एडवोकेट के जरिए इसकी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए और इसका प्रॉपर रिप्लाई जो है सबमिट कीजिए आईओ को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको आईओ नोटिस नहीं दे रहा है 41A सीआरपीसी का या 35 सब क्लॉज 3 BNSS का और आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो आप अपने अधिवक्ता के मार्फत जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होता है उसके समक्ष पेश होइए थ्रू एडवोकेट और अपना एक रिटर्न सबमिशंस दीजिए। इसको जरिए ईमेल भी भेज दो, जरिए व्हाट्सएप भी भेज दो और इसके अलावा जरिए पोस्ट भी भेज दो और उसमें लिखो आई एम रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। बार बार लिखो। बेसिकली जो बाहर साधक अधिकारी होता है थाने के ऊपर, उसको ज्ञापन जा रहे हैं और वो कंप्लाइंस नहीं कर रहा है कानून की, तो ऐसे सिनेरियो में जब आप कोर्ट जाएंगे तो वहाँ जवाब देना उसके लिए भारी पड़ जाएगा कि जब आपके पास व्यक्ति आ रहा है, आपको सबमिशंस दे रहा है, वो ज्वाइन करना चाह रहा है इन्वेस्टिगेशन, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि आप उसको नोटिस नहीं दे रहे हो 41A सीआरपीसी का या 35 सब क्लॉज 3 BNSS का। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए कि अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइंस है, जजमेंट है वर्ष 2014 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसकी गाइडलाइंस इंपेरेटिव है। ऐसे कई मामले हुए कि जहां पुलिस ने ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, जो कंसर्न पक्षकार थे उनको बुला के हैरान परेशान किया, उनको तंग किया और अल्टीमेटली उनको जेल तक जाना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि नियम है, कायदे हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कुछ नहीं होता है, ये पुलिस वाले जो है तंग करते हैं, पुलिस वाले जो है हैरान परेशान करते हैं। अगर पुलिस वाले हैरान परेशान कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो रेमेडी किसी को मिलनी चाहिए नहीं, उस हिसाब से कोई बरी होना चाहिए नहीं। तो रेमेडी उनको ही मिलती है जो जगह होते हैं उनके राइट्स को लेके। रेमेडी उनको ही मिलती है जिन्हें लॉ और कानून के बिंदु जो है पता होते हैं। रेमेडी उनको मिलती है जिनको मालूम है कि डिफेंस के एंगल से हमें क्या अटैक करना है। अगर आपने अटैक ही नहीं करा तो मतलब क्या रहा। साथियों, बेसिकली एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जानवर किसी पर हमला नहीं करता है, पर जब उस जानवर की मजबूरी रहती है, उसको लगता है कि भाई मेरे ऊपर ये हमला कर सकते हैं, ये मुझे मार सकते हैं, तो डेफिनेटली वो जानवर भी हमला करेगा अपने प्रतिकार में। तो हम क्या जानवर से गए बीते हैं क्या? जब जानवर को उसका अधिकार मालूम है कि अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं प्रतिकार स्वरूप हमला करूंगा, तो यदि आपको कोई छेड़ रहा है, आप तो ह्यूमन बींग्स हो, आपके पास बुद्धि है, तो आप पर अगर आरोप है
और आप प्रतिकार नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, सहन कर रहे हो, आपके राइट्स हैं उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब ही क्या है। इसलिए इंसान हो और कानून की आपको जानकारी रखने का शौक़ है तो आप कानून को ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात यह है, कानून को पढ़ने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी भी जरूर रखें। तीसरी बात है कि जब भी कोई मामला दर्ज हो जाए घबराने का नहीं है। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, सेक्शंस डालो, ये देखो भाई पनिशमेंट कितना है। अगर पनिशमेंट 7 साल से कम है तो बोलो थैंक्स टू गॉड बच गए, यहाँ गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ पनिशमेंट 7 साल तक है वहाँ 41A CRPC इम्पेरेटिव है। और अब तो और अच्छी बात ये हो गई है BNSS के अंदर कि जहाँ पनिशमेंट 3 साल तक है वहाँ पर कंसर्न DYSP का भी परमिशन लेना पड़ेगा अरेस्ट करने से पहले। अगर उम्र 60 साल से ऊपर आपकी है, आप वृद्ध व्यक्ति हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, आप आरोपी हैं पर महिला हैं तो वहाँ आपके लिए बेनिफिट है। जब इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दे रखे हैं तो लाभ क्यों नहीं उठाते हो आप घबराते क्यों? वाई यू आर गोइंग टू गिव ब्राइब, वाई यू आर गोइंग फॉर सेटिंग, ये मत करो। आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, राइटिंग में हर एक चीज़ को दो, सबमिशंस देना सीखो, डेफिनेटली यू विल गेट अ रेमेडी। तो इसलिए मेहनत करना है और इस तरह के पॉइंट्स पे अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप सबसे पहले एक नोटबुक जो है मेंटेन करके रखो और जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ, ये जो जानकारी आपको मिलती है उसको नोट डाउन करते हुए चलो। जब भी संकट आएगा भविष्य में तो कम से कम आपकी जानकारी ही आपको बचा लेगी और ये जानकारियाँ अगर आपके पास संग्रहित होंगी तो कम से कम डिफेंड करना जो है आपके लिए ईजी रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।